Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. So our next topic is about ribosomes, which is a subtopic of important organelles of the cell. इसमें हम जो राइबोसोम है उसको स्टडी करेंगे कि राइबोसोम जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। जैसे कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि राइबोसोम जो है ये सेल का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है और ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में मौजूद होता है। ठीक है, एक्सेप्शंस इसके सब यूनिट्स पे आ जाती हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जो राइबोसोम है उसका साइज़ छोटा होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जो राइबोसोम है उसका साइज़ थोड़ा लार्ज होता है। ठीक है, इसमें अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम जो है ये टिनी ग्रैन्यूल्स होते हैं, यानी कि ग्रैन्यूल्स बोलते हैं छोटे छोटे जो दाने होते हैं लाइक इस तरह से। ठीक है, टिनी ग्रैन्यूल्स बहुत ही स्मॉल। अब जो है राइबोसोम इसको सबसे पहले जो है स्टडी करने वाला जो था वो पैलेड नाम है, पैलेड इन 1955, यानी 1955 में पैलेड साइंटिस्ट है उसने सबसे पहले जो है राइबोसोम को स्टडी करने की कोशिश की और इसमें जो है बहुत सी चीज़ें आगे फर्दर डिस्कवर हुई कि जो राइबोसोम है इनकी वर्किंग क्या है, इनका फंक्शन क्या है और जो स्ट्रक्चर है वो राइबोसोम का किस तरह का होता है। ठीक है, इसमें अब अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि टीनी ग्रैन्यूल्स होते हैं और इनको सबसे पहले जो है स्टडी करने वाला जो था वो पैलेड इन 1955। ठीक है, अब जैसे कि राइबोसोम की हम बात कर रहे हैं तो राइबोसोम जो है समटाइम इनको इसलिए कहा जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ठीक है जी, अब इनको ये क्यों कहा जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, उसकी वजह ये है कि इनमें जो आरएनए एंड प्रोटीन्स इनकी इक्वल अमाउंट होती है, इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन राइबोसोम्स, तो ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कहलाते हैं। ठीक है, अब फर्दर अगर हम इसकी बात करें तो जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो है आरएनए होता है जिसे हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, या इन शॉर्ट वर्ड इसको आरएनए भी बोल दिया जाता है। दिस वन आर इज स्टैंड फॉर राइबोसोमल। ठीक है, तो राइबोसोम जो है ये टीनी ग्रैन्यूल्स हैं। इनको फर्स्टली जो स्टडी किया था वो पैलेड ने किया था 1955 में। इनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इक्वल अमाउंट पाई जाती है आरएनए एंड प्रोटीन्स की। ठीक है, और इसमें जो है वो जो आरएनए होता है उसको हम नाम देते हैं राइबोसोमल आरएनए का। ठीक है जी, इसी पे क्वेश्चन भी अराइज होता है यहाँ पे कि द आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम इज ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम में मौजूद होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम फर्दर इसकी स्टडी पे जाएं अब हम बात कर लेते हैं इसके जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। लाइक अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो डायग्राम बनी नजर आ रही है आपको, जो राइबोसोम है ये कंसिस्ट होता है टू सब यूनिट्स पे, टू सब यूनिट्स पे। ठीक है जी, यानी टू सब यूनिट्स होते हैं। एक जो सब यूनिट होता है वो स्मॉल होता है, एक सब यूनिट जो है वो लार्ज होता है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये दो सब यूनिट्स हैं। ठीक है, जिसमें ये जो ऊपर वाला है ये लार्ज सब यूनिट है और जो नीचे वाला है ये स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है, जो लार्ज सब यूनिट है इसका काम अलग होता है, जो स्मॉल सब यूनिट है इसका काम अलग होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि इट कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स। ठीक है, अब एक्सेप्शन थोड़ी सी हम ये सब यूनिट्स के हवाले से देख लेते हैं कि अगर हम बात करें ना प्रोकैरियोटिक सेल्स की, प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनमें जो लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है 50s, जबकि जो स्मॉलर होता है यूनिट, सब यूनिट, वो होता है 30s। और इन दोनों के मिलने से जो यूनिट बनता है वो बनता है 70s। ठीक है, ये जो S है, S जो है ये सेडिमेंटेशन के लिए होता है जो कि यूज़ की जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन के पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से जो बनता है यूनिट वो बनता है 70s।
ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो उनमें जो लार्जर सब यूनिट है वो होता है 60s, ठीक है जी। और जबकि जो स्मॉलर सब यूनिट है ये होता है 40s, ठीक है जी। इनके मिलने से जो यूनिट बनता है वो बनता है 80s, ठीक है जी। यानी कि लार्जर सब यूनिट 60 और स्मॉलर 40, इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वो बनेगा 80s, ठीक है। एज फॉर स्वेडबर्ग, यानी कि जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस जो साइंटिफिकेशन में यूज़ किया जाता है तो उससे बनता है ये 80s, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी की बात कर रहे हैं कि एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। अब ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं ये अटैच होंगे मैसेंजर आरएनए के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो दोनों सब यूनिट्स हैं ये आपस में अटैचमेंट करेंगे, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये दोनों जो हैं ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैचमेंट करेंगे। अब होगा क्या कि जो स्मॉलर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट क्या करेगा कि इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद जो रीडिंग है उसको स्टडी करेगा। यानी स्मॉलर यूनिट का क्या काम है, रीडिंग ऑफ आरएनए, ठीक है जी। यानी कि जो आरएनए की रीडिंग है वो कौन करेगा, स्मॉलर यूनिट। अब रीडिंग कौन सी होती है, रीडिंग जो होती है वो ये होती है कि किस किस्म का अमाइनो एसिड जो है उसकी लिंकिंग करनी है, और जो अमाइनो एसिड का ऑर्डर है वो क्या होगा जिससे फर्दर आगे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो ये जो रीडिंग का काम होता है, जो मैसेंजर आरएनए पे जो रीडिंग होती है वो पर सारा काम होता है स्मॉलर यूनिट का, ठीक है। इसके बाद जो लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट का क्या काम होता है कि लार्जर सब यूनिट ने इसकी रीडिंग के मुताबिक जो इसने पढ़ी होगी उसके मुताबिक अमाइनो एसिड्स को लिंक करेगा, ठीक है। और फर्दर अमाइनो एसिड की लिंकिंग से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये ग्रो होना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि दोनों सब यूनिट मिल गए। इस सब यूनिट ने क्या किया कि इस मैसेंजर आरएनए पे मौजूद सारी रीडिंग को पढ़ा, उसको रीड करने के बाद जो लार्जर सब यूनिट है उसने क्या किया कि उस रीडिंग के मुताबिक अमाइनो एसिड को लिंक करना शुरू कर दिया। जब अमाइनो एसिड लिंक होना शुरू हो गए तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ग्रो होना शुरू होगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कंप्लीट हो जाएगी और दोनों जो सब यूनिट्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। यानी इनका काम ही क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। जिसमें जो स्मॉलर यूनिट है वो इस mRNA की इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा और जो लार्जर सब यूनिट है वो उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स की लिंकिंग करके पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है मैसेंजर आरएनए का वो 5 प्राइम है और जो एंडिंग पॉइंट है वो 3 प्राइम है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो मैसेंजर आरएनए का जहाँ पे सब यूनिट्स अटैच होते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 3 प्राइम है या 5 प्राइम, तो वो 5 प्राइम है, ठीक है। इसके बाद जो स्मॉलर सब यूनिट है इसके फंक्शन पे एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, कि द फंक्शन ऑफ स्मॉलर सब यूनिट इज, तो वो आपको कुछ भी दिया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्मॉलर सब यूनिट का जो फंक्शन है वो जो आरएनए की इंफॉर्मेशन है उसको रीड करना है, ठीक है। इसके बाद लार्जर सब यूनिट जो है इसके ऊपर जो है वो आ सकता है, ठीक है, कि जो लार्जर सब यूनिट है उसका काम क्या है। तो लार्जर सब यूनिट का जो फंक्शन है वो ये है कि उसने इसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है अमाइनो एसिड्स की लिंकिंग करनी है और पॉलीपेप्टाइड चेन को डेवलप करना है जिससे फर्दर आगे प्रोटीन्स बनेगी, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो दो सब यूनिट्स हैं इनकी अटैचमेंट कैसे होती है, ये कैसे अटैच होते हैं। इनकी अटैचमेंट के लिए यूज़ किया जाता है Mg2+ आयंस को, यानी ये जो मैग्नीशियम आयंस हैं ये इनकी अटैचमेंट के प्रोसेस को इन्हांस करते हैं, ठीक है, कैरी आउट करते हैं। तो ये भी MCQ आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, कि द अटैचमेंट ऑफ 2 सब यूनिट्स आर फॉलोड बाय Mg2+ आयंस, ठीक है। तो ये MCQ आ सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो जैसे कि अब हमने इसके दोनों यूनिट्स हैं उसको स्टडी कर लिया कि एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो राइबोसोम्स हैं इनकी 2 फॉर्म्स होती हैं। जैसे इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं
ऐसे ही इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। एक फॉर्म इस तरह होती है जो कि फ्रीली सबमर्ज्ड होता है साइटोप्लाज्म में, फ्री इन साइटोप्लाज्म, यानी कि फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। एक टाइप ऐसी होती है जो कि अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड विथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये 2 टाइप्स हैं और 2 टाइप से बनने वाली जो आगे प्रोटीन्स हैं उनके काम अलग अलग हैं, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें कि ऐसे राइबोसोम्स जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, उनसे बनने वाली जो प्रोटीन है उनको यूज करेगा सेल इटसेल्फ, सेल इटसेल्फ उनको यूज करेगा, यानी वो सेल के पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगी। जबकि जो राइबोसोम अटैच हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, इन राइबोसोम में जो प्रोटीन्स बनेंगी, इन राइबोसोम से आगे जो फर्दर प्रोटीन्स बनेंगी वो एक्सपोर्ट की जाएंगी अदर सेल्स को, अदर सेल्स के यूज के लिए, ठीक है जी। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शन है कि जो ऐसे राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट करेंगे, उनसे बनने वाली जो प्रोटीन है वो सेल इटसेल्फ यूज करेगा। जबकि जो ऐसे राइबोसोम जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, उनसे बनने वाली जो प्रोटीन है वो एक्सपोर्ट की जाएंगी अदर सेल्स के यूज के लिए, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकता है, ठीक है जी, जो मैंने आपको मेन यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी देख लिया, इसका जो फंक्शन है उसको भी स्टडी कर लिया। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करें राइबोसोम की, राइबोसोम के थोड़े से स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लें तो राइबोसोम जो है इसकी 3 साइड्स होती हैं इसकी सरफेस पे, 3 साइड्स होती हैं इसकी सरफेस पे, ठीक है जी। इन 3 साइड्स को नाम दिया जाता है ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। और ये तीनों साइट्स जो हैं ये होती हैं ट्रांसफर आरएनए की अटैचमेंट के लिए, ठीक है जी। सरफेस फॉर ट्रांसफर आरएनए, यहाँ साइट्स फॉर ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि जो ए साइट है वो क्या है, पी साइट क्या है और ई साइट क्या है, ठीक है। यानी ये 3 साइट्स होती हैं राइबोसोम्स की। सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं ए साइट को, ठीक है। ए साइट जो है इसे हम या तो बोलते हैं अमाइनो एसाइल या फिर इसे एक्सेप्टर साइट भी बोला जाता है, एक्सेप्टर साइट जो ए साइट है, ठीक है जी। अमाइनो एसाइल और एक्सेप्टर साइट, ठीक है। इसका काम क्या है, इसने होल्ड करना होता है न्यू अमाइनो एसिड को, न्यू अमाइनो एसिड को, ठीक है जी। यानी इसका होल्डिंग का काम होता है, इसने होल्ड करना होता है एक न्यू अमाइनो एसिड को, ठीक है, जो कि फर्दर आगे दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। यानी एक्सेप्टर का मतलब ये उसने एक्सेप्ट करना होता है, होल्ड करना होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास आ जाती है पी साइट, ठीक है जी। पी से मुराद है पेप्टाइडल साइट, पेप्टाइडल साइट या इसको डोनर साइट भी कहते हैं, डोनर साइट, ठीक है जी। पेप्टाइडल साइट या डोनर साइट, इसका क्या काम है, इसने पॉलीपेप्टाइड चेन को होल्ड करना होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन की होल्डिंग का काम करना होता है, ठीक है जी। ये आपने बातें यहाँ पे ये याद रखने वाली हैं कि जो ए साइट है उसका क्या काम है, ए फॉर अमाइनो एसाइल साइट या फिर उसको एक्सेप्टर साइट भी बोलते हैं, और इसका काम जो है वो क्या है कि न्यू अमाइनो एसिड को होल्ड करना इसका काम है, ठीक है।
और जो पी साइड है ये स्टैंड फॉर पेप्टाइडल साइट या इसको डोनर साइट बोलते हैं, जिसका काम है पॉलीपेप्टाइड चेन की होल्डिंग, ठीक है, जो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ये। इसके बाद आ जाती है ई साइड। ई साइड जो है, ई फॉर एग्जिट, एग्जिट साइड। इससे इस साइड से जो ट्रांसफर आरएनए है वो क्या करता है कि वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। यानी कि ए साइड, पी साइड एंड ई साइड। ए साइड ने जो ट्रांसफर आरएनए आ रहा होता है वो अटैच होता है, यानी कि उससे जो अमाइनो एसिड है वो एक्सेप्ट होता है एक्सेप्टर साइड पे। उसके बाद जो पी साइड है उसका क्या काम होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन को होल्ड करना, ठीक है। और जो एग्जिट साइड होता है उससे क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। लाइक इन जनरल अगर हम देखें तो एक डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। लाइक जैसे आप ये देखें तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये 3 साइड्स हैं, ठीक है जी, 1, 2 एंड 3। अब ये 3 साइड्स हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह लें ए साइड, पी साइड और ई साइड, ठीक है जी। जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है उसकी अटैचमेंट के लिए ये सारा काम होता है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफ़र आरएनए ने क्या करना होता है कि जो सारी यानी कि जो अमाइनो एसिड होता है उसको ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पे आकर जो है ट्रांसफ़र आरएनए जो है इस पे अमाइनो एसिड होल्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्दर आगे जो है वो अमाइनो एसिड्स की लिंकेज से क्या हो रहा होगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होगी, ठीक है, पी साइड पे। और एग्जिट साइड से क्या होगा कि जो ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, तो वो फर्दर ई साइड से जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे होल्डिंग होती है अमाइनो एसिड की, होल्डिंग के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है उनको, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है उसी का काम होता है कि उसने आगे अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। तो जब ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा कि इस साइड पे आके जो अमाइनो एसिड है उसको होल्ड करेगा, क्योंकि ये जो ए साइड है यहाँ पे अमाइनो एसिड होल्ड होता है, ठीक है, न्यू अमाइनो एसिड। यहाँ से फर्दर ट्रांसफ़र आरएनए के ज़रिए जो है आगे अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र होगा और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड हो जाएगा। जब वो इसमें ऐड हो जाएगा तो ये ग्रो करती रहेगी। नेक्स्ट एग्जिट साइड से क्या होगा कि जो ट्रांसफ़र आरएनए होगा वो अमाइनो एसिड को दे के फर्दर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक जर्नल इसका है, ये हमने देख लिया इसकी जो हमारे पास 3 साइड्स हैं कि किस तरह से इसका काम होता है। मेनली हमने कंसर्न रखना है इन चीज़ों से कि लार्जर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। इनसे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है वो मैंने आपको बता दी है कि इसकी अटैचमेंट के लिए किस आयन का इस्तेमाल किया जाता है, वो है Mg2+ आयन, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट का फंक्शन क्या है, रीडिंग ऑफ आरएनए, ठीक है। उसके बाद जो लार्जर सब यूनिट है उसका काम होता है कि उसने जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी लिंकिंग करनी है इस रीडिंग के मुताबिक, ठीक है। इसके बाद जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की कि हमारे पास जो 2 फॉर्म्स होती हैं इसकी, ठीक है। एक फॉर्म वो है जो फ्रीली फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म में, एक फॉर्म वो है जो कि अटैच होते हैं राइबोसोम RER के साथ, और दोनों के फंक्शन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे कि अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, सेल में जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस, और इस न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं राइबोसोम्स। इस न्यूक्लियोलस के अंदर बनेंगे राइबोसोम्स, देन राइबोसोम्स से फर्दर आगे बनेंगी प्रोटीन्स, ठीक है जी। यानी कि न्यूक्लियस में होगा न्यूक्लियोलस में जनरेट होंगे राइबोसोम्स, राइबोसोम से आगे फर्दर जनरेट होंगी प्रोटीन्स, ठीक है जी। और जो राइबोसोम्स हैं इनमें जो आरएनए मौजूद होता है वो होता है आरएनए, जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद
जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे वो ये है कि द फैक्ट्री फॉर राइबोसोम सिंथेसिस इज न्यूक्लियोलस, यानी कि जो राइबोसोम की सिंथेसिस के लिए जो फैक्ट्री है वो कौन है, वो है न्यूक्लियोलस। इसी तरह जब फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज, वो है राइबोसोम्स, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियोलस जो है वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में, तो जो न्यूक्लियोलस है इसका काम होगा राइबोसोम्स की सिंथेसिस करना, जबकि जो प्रोटीन्स हैं ये जो है ये राइबोसोम से फर्दर आगे बनेंगी, ठीक है जी। यानी कि द फैक्ट्री फॉर राइबोसोम सिंथेसिस इज न्यूक्लियोलस एंड द फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है। इसके बाद जो है वो ये होता है कि जब न्यू राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियोलस में, तो वो जो है वो यानी कि न्यूक्लियस से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो वो जैसे मैंने आपको बताया वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ फिर ये होता है कि वो RER के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और दोनों के फंक्शन जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एक जो बेसिक इसका था राइबोसोम का वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उसको स्टडी कर लिया। ओके, थैंक्स।